जेडी वेंस अपने पूरे परिवार के साथ भारत आए। ये उनकी पत्नी है जिनके साथ वो हाथों में हाथ लिए प्लेन से उतर रहे हैं। उनकी पत्नी उषा और तीनों बच्चे साथ में आए हुए। जेडी वेंस को केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रिसीव किया एयरपोर्ट पर जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। जेडी वेंस की पत्नी उषा भारतीय मूल की हैं और भारत दौरे पर जेडी वेंस का पूरा परिवार भारतीय रंग में रंगा हुआ दिखाई दिया। बच्चों को देखिए, जेडी वेंस के दोनों बेटे जो हैं वो कुर्ता पजामा पहन के आए हुए हैं और बेटी ने नीले रंग का अनारकली सूट पहना। ये देखिए, ये है भारत की धमक। भाई पत्नी भारतीय मूल की है, बच्चा लोग है पहनो, सब कुर्ता पजामा पहनो, अनारकली पहनो, तो वो सब बच्चा लोग को लेके आए हैं भारतीय वेशभूषा में। भारत आकर जेडी वेंस और उनका पूरा परिवार बेहद खुश दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे अपने ससुराल आए उस टाइप की फीलिंग है कि भाई पत्नी यहीं की है, तो वही वाली फीलिंग होगी। तो बच्चों को भी भारतीय वेशभूषा में लेकर आए। जेडी वेंस ने रोम से भारत के लिए उड़ान भरी और रोम में जेडी वेंस के बच्चों में भारत आने की खुशी साफ दिख रही थी। ये तस्वीरें रोम की हैं जब जेडी वेंस और उनका परिवार भारत के लिए रवाना हो रहा। जेडी वेंस के बच्चे लकड़ी की तलवार से खेलते हुए प्लेन में चढ़ रहे थे। सोशल मीडिया पर यह वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ननिहाल आने की खुशी जेडी वेंस के बच्चों में साफ दिख रही थी। अमूमन बच्चे गर्मी की छुट्टी में ननिहाल आते हैं, वहाँ तो अभी नहीं हुआ होगा, लेकिन इधर गर्मी की छुट्टियाँ आने ही वाली हैं, तो भाई लोग पहुँच गए। जेडी वेंस की पत्नी उषा आंध्र प्रदेश से उनकी जड़ें जुड़ी हुई। आंध्र प्रदेश के वडलूरू गांव में उषा वेंस के परिवार के लोग आज भी रहते। भारत में अपने पहले ही दिन जेडी वेंस ने विश्व प्रसिद्ध अक्षरधाम मंदिर के दर्शन किए। ये देखिए, अब बहुत लोगों को ये बात हजम नहीं होगी कि भाई तुरंत मंदिर पहुंच गए। वो पहुंच गए मंदिर, गले में माला वाला पहन के दिल्ली में अक्षरधाम मंदिर घूम रहे हैं और काफी देर तक मंदिर में ही रहे। जेडी वेंस और उनकी पत्नी के साथ तीनों बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल ने मंदिर में दर्शन किए। अक्षरधाम मंदिर के दर्शन के बाद जेडी वेंस ने कहा कि उनके बच्चों को अक्षरधाम मंदिर बहुत अच्छा लगा। अक्षरधाम मंदिर के अलावा जेडी वेंस भारत दौरे में कई जगहों पर जाने वाले हैं। जेडी वेंस कल जयपुर में कई जगहों पर जाएंगे। आमेर का किला देखेंगे, हवा महल देखने जाएंगे, जयपुर में सीएम और राज्यपाल से मिलेंगे, जयपुर से आगरा का ताजमहल देखने जाएंगे, ताजमहल देखने के बाद वापस जयपुर लौटेंगे। 24 अप्रैल को जयपुर से अमेरिका निकल जाएंगे। आज ही जेडी वेंस ने पीएम मोदी के साथ भी मुलाकात की है और यह भी बहुत खास मुलाकात रही। आप तस्वीर देखिए, अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस अपने परिवार के साथ पीएम मोदी के आधिकारिक निवास स्थल पर पहुंचे। पीएम मोदी बच्चों से पूरे एकदम गर्मजोशी से मिले कि आओ बेटा आओ, क्या हाल है, उनका स्वागत किया और उनके साथ समय बिताया। अच्छा, प्रधानमंत्री मोदी जब बड़े नेताओं के साथ एक केमिस्ट्री बना लेते हैं, लेकिन वो बच्चों के साथ भी केमिस्ट्री बना लेते हैं, ये दिखता है। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को गले लगाया। तीनों बच्चों से पीएम मोदी ने मुलाकात की। पत्नी उषा वेंस भी वहां मौजूद थी। उसके बाद पीएम मोदी और जेडी वेंस ने काफी देर तक प्रधानमंत्री आवास का जो बगीचा है, जो गार्डन है, पीएम मोदी बच्चों को लेके गए। चलो तुम लोग को दिखाऊं, वहां पे मोर भी है, देखिए मोर दिखाए उन लोग। चारों तरफ हरियाली में जेडी वेंस के बच्चे मजे ले रहे थे कि अरे भैया ये तो मोर दिख रहा है यहाँ पे। तो नरेंद्र मोदी ने एक घर वाला माहौल बना दिया। पीएम मोदी के आवास में मोर और दूसरे कई पक्षी रहते ही हैं। तो जेडी वेंस और उनका परिवार काफी देर तक पहले तो पीएम के गार्डन में टहलता रहा। पीएम ने दिखाया वो कि यहीं पे वो मोर आके बैठते हैं। उसके बाद सभी को लेकर पीएम मोदी अपने घर के अंदर गए, कमरे में पहुंचे। यहां जेडी वेंस के बच्चों के साथ पीएम मोदी ने काफी देर तक बातचीत की। पीएम मोदी ने बच्चों को मोर पंख भी दिए, जिससे बच्चे काफी देर तक खेलते रहे। इस मुलाकात को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई पुराना संबंधी सालों बाद घर आया। भाई वो आदमी भी तो अपने बच्चे बीवी बच्चों को लेकर आया, तो उसको भी तो ऐसा फील होना चाहिए कि चलो यार मैं कहीं ऐसी जगह गया हूं जहां अपनत्व लग रहा है, घर जैसा फील हो रहा है। तो आप देखिए प्रधानमंत्री मोदी कैसे बच्चों से बात कर रहे हैं और वो भी कुर्ता पजामा पहन के आया है, थोड़ा सूट वूट पहन के आया है, तो उसको भी मजा आ रहा है कि भाई मैं देखिए जाके पीएम मोदी के गोद में बैठ गया बच्चा। ये है पीएम मोदी की जो बच्चों से उनका लगाव है, वो कई बार दिखता है। हालांकि पीएम मोदी की रणनीति और प्लानिंग बिना शोर किए अपना काम करते रहने की, और ट्रंप की दोस्ती का जो लोग उनकी और ट्रंप की दोस्ती का जो लोग मजाक उड़ाते थे, उन सबको अब जवाब मिल रहा होगा। आप देखिए कि फरवरी में पीएम मोदी अमेरिका गए, उनका जोरदार स्वागत हुआ। मार्च में अमेरिकी इंटेलिजेंस की हेड तुलसी गबार्ड भारत आई। अब अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत आए हुए हैं। साल के अंत तक एलन मस्क के भी भारत दौरे पर आने की खबरें हैं। मस्क की कंपनी स्टारलिंक के साथ 2 भारतीय कंपनियों का समझौता होना है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसी साल भारत आने वाले हैं। भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड डील भी इसी साल होने वाली है। भारत का विपक्ष हल्ला मचाता रह गया। ट्रंप के टैरिफ वॉर पर पीएम मोदी खामोश हैं, चीखता रह गया। राहुल गांधी कह रहे थे कि पीएम मोदी एकदम चुप हो गए हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे।
अखिलेश यादव कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी अब संभलने वाली नहीं है, जबकि दूसरी तरफ पीएम मोदी शांति से काम कर रहे थे। पैनिक में ना आकर रिस्पॉन्स जो है वो किस तरीके से देना है, ये उनकी खासियत रही। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर टैरिफ लगाया और भारत उन देशों में है जिस पर ट्रंप ने सबसे कम टैरिफ लगाया। ट्रंप ने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया, जो चीन और दूसरे देशों के मुकाबले बहुत कम है। चीन पर तो अमेरिका अब तक 245% का टैरिफ लगा चुका है और भारत पर 26% टैरिफ का असर कम करने के लिए पीएम मोदी एक और प्लानिंग कर रहे हैं। भारत अमेरिका बायलैटरल ट्रेड डील, जिसके होने के बाद टैरिफ का झंझट ही खत्म हो जाएगा। और आप देखिए जेडी वेंस का यहां आना, अमेरिका के नंबर 2 का यहां आना चीन के लिए भी बड़ा मैसेज है। भारत का प्लान क्या है? सूत्रों के मुताबिक भारत ने अमेरिका के बायलैटरल ट्रेड डील का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। भारत ने उन क्षेत्रों की पहचान करने को कहा जहां अमेरिकी इंपोर्ट बढ़ाया जा सके। 23 अप्रैल को ही वॉशिंगटन, भारत और अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बात होनी है। दोनों देशों के बीच बायलैटरल ट्रेड डील को लेकर बातचीत लगभग फाइनल हो चुकी है। बायलैटरल ट्रेड डील मतलब दो देशों के बीच जो डील होती है, उसमें नॉन टैरिफ बैरियर्स, सर्विस, कस्टम, फेलिसिटेशन जैसे 19 मुद्दे शामिल किए गए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इसी साल अक्टूबर तक ट्रेड डील का पहला चरण पूरा भी हो जाएगा। बायलैटरल ट्रेड डील से भारत और अमेरिका का व्यापार $500 बिलियन तक ले जाने का लक्ष्य है। वित्त मंत्री सीतारमण खुद अमेरिका में हैं और टैरिफ के मुद्दे पर अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी से मुलाकात करेंगी। यहां इधर जेडी वेंस पीएम मोदी से मिल रहे हैं, वहां निर्मला सीतारमण अमेरिका में बैठ के जो है चर्चा कर रही हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से काम होता है। यहां हल्ला मचाने, छाती पीटने से नहीं हा क्या कर दिए, अरे भैया वहां काम हो रहा है। एक बार बायलैटरल ट्रेड डील हो जाती है तो टैरिफ का बैरियर भी या तो खत्म हो जाएगा या फिर उसका असर एकदम कम हो जाएगा। यह प्रधानमंत्री मोदी की प्लानिंग है जो लोगों को कई बार समझ में नहीं आती कि भैया काम ऐसे ही होता है। रोज हल्ला मचा के सोशल मीडिया पे जैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतते हैं, वैसे वहां सोशल मीडिया पे सरकार नहीं चलाते मोदी। कांग्रेस समेत दूसरे दलों को अपनी राजनीति के लिए पीएम मोदी पर हमला करने का बहाना मिला, उन्होंने किया। मोदी ने कहा करते रहो, हमको अपना काम करना, हम कर रहे हैं। ट्रंप के टैरिफ वॉर से सबसे ज्यादा पस्त चीन है और यह बात दुनिया के बड़े बड़े विशेषज्ञ कह रहे हैं। चीन पर ट्रंप के टैरिफ का सीधा फायदा भारत को हो सकता है। मार्क मोबियस जो जाने माने निवेशक हैं, उन्होंने मौजूदा टैरिफ वॉर पर भारत के लिए बड़ी बात कह दी। मार्क मोबियस ने कहा है कि इस समय हर कोई एक जैसी मुश्किल में फंसा हुआ है, आगे जाकर ग्लोबल ट्रेड वॉर और उलझेगा। भारत इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है। भारत चीन से सप्लाई चेन अपने हाथ में लेने की स्थिति में है। इसके लिए भारत निवेश प्रक्रिया उदार करनी हो। मार्क मोबियस ने चीन के बारे में भी कहा है कि चीन इस समय बड़ी मुसीबत में फंसा हुआ है। चीन के सामने गंभीर आर्थिक चुनौतियां हैं। तरक्की के बाद भी अमेरिका पर निर्भरता की वजह से चीन असुरक्षित महसूस करता है। यानी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स ये मान रहे हैं कि भारत इस समय बहुत अच्छी स्थिति में है और ट्रेड वॉर में चीन के नुकसान का फायदा सीधे सीधे भारत को हो सकता है। यानी चाहे देश के अंदर की बात हो या फिर ग्लोबल पॉलिटिक्स की, पीएम मोदी सब कुछ बैलेंस करके चल रहे हैं। अपने तीसरे टर्म में पीएम मोदी जिस तरह से फैसले ले रहे हैं, उसे देखकर अब चर्चा हो रही है कि पीएम मोदी जल्द कोई और बड़ा फैसला लेने वाले हैं। सालों से अटके हुए मुद्दों पर एक्शन हो रहा है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया और राहुल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो गई। रॉबर्ट वाड्रा से ईडी पूछताछ कर रही है। मेहुल चोकसी बेल्जियम में अरेस्ट हो गया भाई। मुंबई हमले का आरोपी तहव्वुर राणा भारत लाया जा चुका है। वक्फ संशोधन बिल संसद में पास हो चुका। महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली विधानसभा चुनाव जीत चुके और अब यूसीसी की तैयारी चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या कोई कमजोर प्रधानमंत्री इस तरह के फैसले ले पाता? देखिए आज बीजेपी ने वीडियो के जरिए कैसे विपक्ष के नैरेटिव की धज्जियां उड़ाई हैं। जरा देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि हम चुप बैठे नहीं, जब भी हमें मौका मिले सरकार को। मोदी जी को एक तो मैंडेट नहीं है और माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। ये गवर्नमेंट कभी भी गिर सकती है। This is not going to be a stable government. Everybody knows that. My mother raised me as the kindest and the sweetest person you'll ever met. But if you mess with me, then I will show you.
प्रधानमंत्री मोदी के ऐसे एक्शन की वजह से ही कांग्रेस बौखलाई हुई है। सोनिया और राहुल के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। रॉबर्ट वाड्रा भी लगातार ईडी की पूछताछ का सामना कर रहे हैं और ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ नई टूल किट एक्टिव करने के लिए ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी अमेरिका पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी जब भी विदेश जाते हैं तो वहां से भारत के खिलाफ बयानबाजी करते हैं। अमेरिका में इस बार भी राहुल ने कुछ नया नहीं किया। बॉस्टन में राहुल गांधी पहुंचे तो उनका स्वागत सैम पित्रोदा ने किया, जो इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ईडी ने जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें आरोपी हैं। यही सैम पित्रोदा जो राहुल गांधी का स्वागत हर बार विदेश में करते हैं। राहुल गांधी ने इस बार भी विदेशी धरती से भारत के खिलाफ नैरेटिव सेट करने की कोशिश की। राहुल गांधी ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गड़बड़ी की बात कही। राहुल गांधी ने कहा कि भारत का चुनाव आयोग अब समझौता कर चुका है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड, ये राहुल गांधी के शब्द थे। यानी राहुल गांधी अमेरिका जाकर वहां पर माहौल यह बना रहे हैं कि भारत में चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं है और इसलिए चुनाव के नतीजों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। राहुल गांधी को एक बार सुन लीजिए, फिर बीजेपी क्या कह रही है और सच्चाई और फैक्ट्स क्या है वो भी आपको बताऊंगा। In simple terms, more people voted in the Maharashtra assembly elections than there are adults in Maharashtra. This is the fact. And the election commission gave us a figure, voting figure for 5:30 in the evening. And between 5:30 in the evening and 7:30 in the evening when the polls were supposed to have closed, 65 lakh voters voted. राहुल गांधी अमेरिका जाके ये सब बातें कह रहे हैं। भाई ये सब मामले जो हैं वो यहां पर फैक्ट्स के साथ उठाते सुप्रीम कोर्ट चले जाते। उधर राहुल गांधी अमेरिका जाकर भारत की चुनाव प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहे हैं और इधर कांग्रेस भी राहुल गांधी के सुर में सुर मिला रही। कांग्रेस ने कल एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया जिसमें एक पुलिसकर्मी के हवाले से आरोप लगाया गया कि ईवीएम में छेड़छाड़ की जा सकती है। कांग्रेस ने लिखा कि महाराष्ट्र में ईवीएम से हुई छेड़छाड़, आखिर कब जागेगा चुनाव आयोग। सुनिए एक बार कांग्रेस ने वीडियो के जरिए क्या आरोप लगाया, फिर इसकी सच्चाई भी बताता हूं। महाराष्ट्र में ईवीएम से छेड़छाड़ का एक बेहद गंभीर मामला सामने आया है। ये सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले हैं। इस वीडियो में बता रहे हैं कि विधानसभा चुनाव में उनकी ड्यूटी ईवीएम वाली जगह पर लगी थी जहां उनके सामने ईवीएम से छेड़छाड़ की गई। इतना ही नहीं, रंजीत कासले को मुंह बंद रखने के लिए 10 लाख रुपए दिए गए। ये बेहद गंभीर आरोप है, पर इनकी जांच करने के बजाय खुलासा करने वाले रंजीत कासले को ही गिरफ्तार कर लिया गया। ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर लगातार इस तरह की बातें सामने आती रहती हैं और हर बार चुनाव आयोग इससे पल्ला झाड़ लेता है। लोकतंत्र में निष्पक्ष चुनाव के लिए ऐसी बातों की जांच होना बेहद जरूरी है। कांग्रेस ने जिस पुलिसकर्मी के बयान के आधार पर इतना बड़ा आरोप लगा दिया, उसके बारे में चुनाव आयोग ने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, जांच करवा लीजिए और फौरन दूध का दूध पानी का पानी हो गया। चुनाव आयोग ने कांग्रेस के आरोप पर कहा कि जो पुलिसकर्मी वीडियो में तैनात है वो सब इंस्पेक्टर रंजीत कासले हैं और वो बर्खास्त है और महाराष्ट्र चुनाव की ड्यूटी में यह आदमी था ही नहीं, स्ट्रांग रूम में तो होना दूर की बात है। चुनाव आयोग ने कहा कि इस तरह के आरोपों का उद्देश्य सार्वजनिक शांति और सौहार्द को भंग करना है। रंजीत कासले के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। रंजीत कासले जो है वो साइबर सेल में तैनात था, मतलब वो स्ट्रांग रूम के पास था भी नहीं। भाई स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी में सबसे इनर जो 2 लेयर थी उसमें सेंट्रल फोर्सेस और राज्य के रिजर्व फोर्सेस थे। इतना ही नहीं, वहां पे सारे राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि मौजूद थे, सारे सीसीटीवी कैमरा काम कर रहे थे। तो जो आदमी साइबर सेल में बैठा था वो बाहर आके कुछ भी बोल दे रहा है, उसको कांग्रेस फैला रही है। लेकिन जब चुनाव आयोग बता रहा कि भाई ये तो वहां था ही नहीं, ये चुनाव की ड्यूटी में था ही नहीं, सीसीटीवी कैमरे लगे, चेक करा लो कब हुआ ईवीएम के साथ खेलवाड़, लेकिन वो कांग्रेस आपको नहीं बताएगी और राहुल गांधी विदेश में जाके हल्ला मचाएंगे। यहां भी कांग्रेस के अब प्रोपेगेंडा कुछ ही देर में धराशायी होगी। जिसके कंधे पर बंदूक रखकर निशाना साध रहे थे वो खुद ही दगा हुआ कारतूस निकला। हालांकि चुनाव आयोग को लेकर राहुल गांधी विदेश तक में जाकर हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र चुनाव में वोटर लिस्ट को लेकर सच्चाई क्या है यह मैं आपको बताता हूं। भाई वोटर लिस्ट यूं ही हवा में नहीं बन जाती है, उसमें कोई गलती हो तो उसमें सुधार के मौके मिलते हैं। हर पार्टी का बूथ लेवल एजेंट होता है जो अपने इलाके के लोगों के बारे में जानकारी रखता है। किसी का नाम मिसिंग है तो जाके कहता है सर इसका नाम जोड़िए। किसी की मृत्यु हो गई या कोई यहां से वहां शिफ्ट हो गया है और फिर भी उसका नाम वोटर लिस्ट में है तो चुनाव आयोग से कहता है कि भाई इसका नाम हटाइए, इसकी अपील करता है।
अब जरा आपको महाराष्ट्र में क्या हुआ इसके बारे में जानना चाहिए। राहुल गांधी अमेरिका जाके हल्ला मचा रहे हैं, उससे पहले ये वीडियो देख लें। पता नहीं उनको लोग बताते हैं नहीं बताते हैं क्या स्थिति है। एक होता है BLA, इसको कहते हैं बूथ लेवल एजेंट। ये अलग अलग पार्टी के होते हैं जो कि काम देखते हैं कि भाई बूथ पे बूथ लेवल के एजेंट हैं, किसका नाम जुड़ना है किसका नाम हटना है, ये स्थिति देखते हैं। देश में अगर आप देखेंगे, देश में अगर आप सारे राज्य प्लस यूनियन टेरिटरी को मिला दीजिएगा तो 36 है। अब अगर आप पूरे देश के बूथ लेवल की बात करेंगे, कुल बूथ लेवल एजेंट कितने हैं पूरे देश का कह रहा हूं, 13,87,359 पूरे देश में 13,87,359 बूथ लेवल एजेंट। अब इन बूथ लेवल एजेंट ने जब अपने यहां काम किया होगा तो उनको दिखा होगा कि नाम गलत जोड़ा हुआ है, लिस्ट में गड़बड़ी है, कुछ ना कुछ तो देखा होगा। आप सोचिए 13 लाख बूथ लेवल एजेंट हैं और पूरे देश में कुल शिकायत कितनी मिली चुनाव आयोग को कि भाई ये लिस्ट में इसका नाम हटाइए, जोड़िए, ये कीजिए। पूरे देश में 13 लाख एजेंट है। सोचिए जरा, गैस मारिए। 90 शिकायत मिली है बॉस, टोटल 90, 13 लाख बूथ लेवल एजेंट और शिकायत मिली है 90। और जिस महाराष्ट्र के लिए राहुल गांधी अमेरिका में जाकर कह रहे हैं कि अरे महाराष्ट्र में तो खेला हो गया, चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है। महाराष्ट्र में अगर आप देखेंगे, महाराष्ट्र के अंदर कुल BLA कितने हैं, सिर्फ अकेले महाराष्ट्र का बता रहा हूं आपको, 1,03,000 प्लस बूथ लेवल एजेंट है 727। कुल वोटर कितने हैं महाराष्ट्र में? महाराष्ट्र में कुल वोटर हैं 9,70,00,000, 9.7 करोड़। अब आप इतने में 1 लाख से ज्यादा बूथ लेवल एजेंट हैं, उन्होंने कम से कम एक शिकायत भी की होगी तो 1 लाख शिकायत तो देनी चाहिए उनको। लेकिन महाराष्ट्र में टोटल शिकायत कितनी दी गई? फर्स्ट लेवल की शिकायत, फर्स्ट लेवल, इसमें आप DM के लेवल पे शिकायत करते हैं। फर्स्ट लेवल शिकायत महाराष्ट्र में कितनी दी गई? 89 बॉस, सिर्फ 89। और जो चुनाव आयोग के लेवल पे शिकायत होती है सेकंड लेवल की, वो तो गई सिर्फ एक शिकायत पूरे देश में गई है सेकंड लेवल चुनाव आयोग के स्तर पर। और राहुल गांधी अमेरिका में जाके कह रहे हैं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया है। अमेरिका में जाकर छाती पीटने से अच्छा है कि आप चुनाव आयोग के पास जाते, अपने बूथ लेवल एजेंट के पास जाते, कहते तुम लोग लाख लाख लोग हो यार, तुमको लिस्ट में गड़बड़ी नहीं दिख रही, और लिस्ट में गड़बड़ी है तो 90 शिकायत पूरे देश में, और सेकंड लेवल की शिकायत करने के लिए 1 शिकायत जा रही है। ये तमाशा नहीं चल रहा इस देश में तो क्या चल रहा है? आप क्या इस देश के सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं, बदनाम करना चाहते हैं? हैकिंग के लिए बुलाइए, कोई हैकाथॉन में पहुंचता नहीं है। शिकायत करने के लिए बूथ लेवल पे जाके शिकायत नहीं कर रहे हैं, और अमेरिका में जाके बता रहे हैं कि चुनाव आयोग कॉम्प्रोमाइज हो गया। क्या ही आदमी है बॉस। और यह पहली बार नहीं है जब राहुल गांधी विदेश जाकर एंटी मोदी टूल किट एक्टिव कर रहे हैं, या कोई उनसे करवाता है जैसा बीजेपी आरोप लगाती है। आप देखिए, राहुल गांधी जब जब विदेश गए तब तब भारत में कोई ना कोई राजनीतिक हंगामा हुआ है। मार्च 2023 में राहुल गांधी ब्रिटेन गए थे, जहां उन्होंने कहा था कि भारत में नेताओं की पेगासस से जासूसी होती है। फिर मार्च 2023 में उसी दौरे पर राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में लोकतंत्र खतरे में, इसे बचाने के लिए यूरोप अमेरिका को दखल देना चाहिए। सितंबर 2023 में बेल्जियम के ब्रसेल्स में राहुल गांधी ने कहा कि भारत की संस्थाओं पर हमला हो रहा है। अगस्त 2018 में लंदन गए तो संघ की तुलना मुस्लिम ब्रदरहुड से करे आए। मार्च 2018 में मलेशिया के दौरे पर गए तो कहे आए कि अगर वो पीएम होते तो नोटबंदी की फाइल को फेंक देते। जब विदेश जाते हैं कुछ ना कुछ ऐसे ही करके आते हैं। राहुल गांधी ने भारत के चुनाव आयोग पर सवाल उठाए, वो भी विदेश जाकर, तो यहां बीजेपी ने राहुल गांधी और कांग्रेस पर जमकर हल्ला बोला। बीजेपी कह रही है कि राहुल गांधी लगातार भारत को बदनाम कर रहे हैं, राहुल गांधी लगातार हार से परेशान हो गए। बीजेपी ने राहुल गांधी को जॉर्ज सोरोस का एजेंट तक कह दिया, विदेश जाकर महाराष्ट्र के अपमान का आरोप लगाया। बीजेपी ने यह भी कहा कि जिस चुनाव आयोग पर राहुल गांधी सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसी चुनाव ने झारखंड, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश में चुनाव करवाया था। वहां कांग्रेस और उसके सहयोगी कैसे जीत गए भाई? और सबसे बड़ी बात, जब अमेरिकी उपराष्ट्रपति भारत आए हुए हैं, उस समय में अमेरिका में बैठकर ऐसी बातें करना, यह गंभीर मसला नहीं है? सुनिए बीजेपी। और विडंबना देखिए, जब यूएस के
उपराष्ट्रपति भारत में है, उस समय यूएस की भूमि में जाकर भारत को अपमानित और भारत के लोकतंत्र के खिलाफ कहना, यह आदत ऐसी ही है कांग्रेस पार्टी की। आप याद करिए, जब कॉमनवेल्थ हो रहा था उस समय भी यूएस में जाकर, और उस समय भारत में भारत के खिलाफ राहुल गांधी और उनके तमाम जो उनके नेतागण हैं वो कह रहे थे। यानी कांग्रेस और राहुल गांधी की राजनीति हर बार की तरह इस बार भी एक्सपोज हो गई। लेकिन कांग्रेस नेताओं का कॉन्फिडेंस गजब है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस से डरते हैं, और डरते इसलिए हैं क्योंकि दोनों जानते हैं कि जिस दिन सत्ता गई उसके बाद एक दिन भी जेल के बाहर नहीं रह पाएंगे। यानी कांग्रेस धमकाने पर आ गई है कि जिस दिन सत्ता में आएंगे पहले ही दिन पीएम मोदी और अमित शाह को जेल भेज देंगे। सुनिए कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा को। वक्त आने दीजिए, जांच भी होगी, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह हार से क्यों डरते हैं? इसीलिए डरते हैं, इन्हें मालूम है ये एक दिन भी हारने के बाद जेल से बाहर नहीं रह सकते। खैर, कौन जेल जाएगा नहीं जाएगा ये तो वक्त बताएगा। पाठशाला में अब अगली क्लास। सुप्रीम कोर्ट को लेकर बड़ा बवाल। सांसद निशिकांत दुबे के बयान के बाद अब क्या बड़ा एक्शन होने वाला है? सुप्रीम कोर्ट वर्सेस सरकार। इंदिरा गांधी से लेकर अरुण जेटली तक कौन कौन सवाल उठा चुका? क्या सुप्रीम कोर्ट सीमाएं लांघ रहा है और सरकार के काम में दखल दे रहा है? पूरा सच क्या है, अब इसका चैप्टर। देश में सुप्रीम कोर्ट बड़ा है या संसद? क्या सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी ताकत है कि वो राष्ट्रपति को भी आदेश दे दे? संविधान में इस किसकी क्या ताकत है, इस पर देश में कई दिनों से बहस छिड़ी हुई, और इस बहस में अब भयंकर बवाल मच गया जब बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को ही धार्मिक युद्ध भड़काने का जिम्मेदार बता दिया। कह दिया कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। बीजेपी सांसद के इस बयान पर अब भयंकर बवाल मच गया है। इंडी गठबंधन को मौका मिल गया है वो इस बहाने नरेंद्र मोदी को कोस सके। यह भी आरोप लगने लगे कि बीजेपी नेता तो खुलेआम कोर्ट को धमका रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अपने सांसद के बयान से खुद को अलग कर लिया और बयान को खारिज कर दिया। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो गई। अब निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की माफ कीजिएगा, अब निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की मांग हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर कोई सांसद विवादित बयान देता है तो उस पर कानूनी तौर पर क्या एक्शन हो सकता है, क्या उसे जेल हो सकती है, ये सब आपको आगे बताऊं। निशिकांत दुबे के बयान पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की भी टिप्पणी आ गई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कह दिया है कि निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई के लिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी की जरूरत नहीं है। उधर एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने ऐसी टिप्पणी भी की जिससे यह सरकार को मैसेज चला गया कि निशिकांत दुबे के बयान से कोर्ट आहत है। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में टिप्पणी करते हुए कहा कि हम पर पहले ही कार्यपालिका के काम में दखल देने के आरोप लग रहे हैं भाई। यानी निशिकांत दुबे के खिलाफ बात अभी खत्म नहीं हुई। और ऐसा नहीं है कि निशिकांत दुबे पार्टी से लेकर विपक्ष और कोर्ट सबके निशाने पर हैं, बल्कि देश में ऐसे भी लोग हैं जो खुलकर निशिकांत दुबे के बयान का समर्थन भी कर रहे हैं। ये वो लोग हैं जो कई बातों को लेकर सुप्रीम कोर्ट से नाराज हैं। आज पाठशाला में सरकार और सुप्रीम कोर्ट के कामकाज के दायरे में बारे में बात करेंगे। कौन किसके काम में दखल दे रहा है, नहीं दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट को क्या कुछ सोचने की जरूरत है, नहीं है, सरकार को क्या सोचने की जरूरत है, इन सब पर आज बात हो। इस पूरे मामले में इंदिरा गांधी और अरुण जेटली जैसे नेता क्या कह कर गए हैं ये भी बताऊंगा, लेकिन पहले विवाद की एक झलक देखिए। धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च संस्था है, वो सर्वोच्च ही रहेगी। बहुत खौफनाक बयान है। तो चुने राष्ट्रपति सर्वोच्च है। ओवैसी से लेकर कांग्रेस के नेता तक सब कूद पड़े भाई सुप्रीम कोर्ट के समर्थन में। जो लोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के पहले ही सड़क पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं वक्फ एक्ट के खिलाफ, वो भी आज सुप्रीम कोर्ट के लिए अपनी मोहब्बत दिखा रहे हैं। अच्छी बात है, दिखानी चाहिए, लेकिन इस पर कायम रहना चाहिए। सरकार और सुप्रीम कोर्ट की ताकत पर छिड़ी बहस को नया मोड़ देने वाला जो निशिकांत दुबे का बयान है, पहले आपको एक बार वो सुन लेना चाहिए, जिसने इस पूरे मामले की बहस को कहीं से कहीं मोड़ दिया। दरअसल वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो बहस हुई, उसी बहस के दौरान यह मुद्दा उठा कि 200-300 साल पुरानी वक्फ संपत्तियों के कागज कहां से लाए जाएं। इस बात का जिक्र करते हुए निशिकांत दुबे ने वो बयान दे डाला जिससे इस बवाल का नया चैप्टर खुला। एक बार वो बयान सुनवा देता हूं। आप जब राम मंदिर का विषय होता है तो आप राम मंदिर में कहते हो कि कागज दिखाओ, कागज दिखाओ। कृष्ण जन्मभूमि का मामला आएगा मथुरा में तो कहोगे कागज दिखाओ।
आप जब शिव की बात होगी, ज्ञान वापी मस्जिद की अब बात आएगी, कागज़ दिखाओ। मुगलों के आने के बाद जो मस्जिद बने हैं उसके लिए कहते हैं कि आप कागज़ कहाँ से दिखाओ। इस देश में धार्मिक युद्ध भड़काने के लिए केवल और केवल सुप्रीम कोर्ट जिम्मेवार है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की सीमा ये है कि भारत का संविधान जिस कानून को बनाया उस कानून की उसको व्याख्या करनी है, और यदि वो व्याख्या नहीं कर सकती है और सब कुछ के लिए सुप्रीम कोर्ट जाना है तो इस संसद का कोई मतलब नहीं है, विधानसभा का कोई मतलब नहीं है, उसको बंद कर देना चाहिए। निशिकांत दुबे के इसी बयान पर बवाल मचा हुआ है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हालांकि इस बयान को खारिज कर दिया। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि ऐसे बयान से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है, ऐसे बयान का समर्थन नहीं करते, बीजेपी से खारिज करती है। सभी को ऐसे बयान न देने के आदेश भी दिए गए। बीजेपी ने निशिकांत दुबे के बयान से किनारा तो कर लिया, लेकिन विपक्ष के नेताओं को मौका मिल गया। सबसे ज्यादा तो ओवैसी भड़क गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करने लगे। सुनिए जरा ओवैसी को। अरे जालिमो, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कानून का मौकफ रखता है। पढ़ो, तुम लोग ट्यूबलाइट हो, तुम लोग थम्स अप हो। आइन पर एक फ्रॉड कर रही है और डरा रही है। रिलीजियस वार की धमकी बीजेपी दे रही है। मिस्टर मोदी, कौन रेडिकलाइज हो चुका है बताओ आप। सत्ता में आप हैं, आपके लोग रेडिकलाइज हो चुके हैं। इतना रेडिकलाइज हो चुके हैं कि कोर्ट को धमकी दे रहे हैं, रिलीजियस वार हो जाएंगे। मोदी जी, अगर ये धमकी देने वालों को आप नहीं रोकेंगे, देश कमजोर होगा और देश कभी भी माफ नहीं करेगा। आज किस तरीके से डिवाइड एंड रूल कर सकें, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का बहुत ही वेल प्लान्ड प्रोग्राम चलता है। उसके लिए फंड्स लगाते हैं ये लोग। तो ये जो कुछ कहा गया, ये भारतीय जनता पार्टी की अपनी सोच है। यानी हर कोई भाई अचानक से सुप्रीम कोर्ट के लिए उनका दिल जो है वो एकदम से वो हो गया है। ओवैसी, राम मंदिर पे आज तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके दिल में जो है वो उतर नहीं पा रहा है। तब तो इनको राम मंदिर का फैसला पसंद नहीं आता है। आज कह रहे हैं कि बीजेपी लोगों को रेडिकलाइज कर रही है, धार्मिक युद्ध होंगे नहीं कहा था भाई। उन्होंने कहा था कि धार्मिक युद्ध जो हो रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट की वजह से हो रहे हैं और हो जाएंगे, ये नहीं कहा था। तो कम से कम बयान ना पलटिए, लोगों में डर ना भरिए। निशिकांत दुबे के बयान पर कांग्रेस भी भड़क गई। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट को कमजोर करने की कोशिश कर रही। सुनिए कांग्रेस नेता और वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद को। जो लोग हैं, जो एमपीज हैं या कोई और है, वो सुप्रीम कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए या किसी भी कोर्ट पर प्रश्न चिन्ह लगाए, वो बहुत दुख का विषय है, बहुत दुख का विषय है। राहुल गांधी विदेश जाकर देश की हर संस्था को खत्म बता सकते हैं। आज कांग्रेस करी बाप रे बाप, सुप्रीम कोर्ट पे सवाल उठ गया। ओहो, आज सुप्रीम कोर्ट के अपमान पर आंसू बहाने वाली कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का कितना सम्मान करती है ये आगे दिखाऊंगा। आपको इंदिरा गांधी का वो बयान भी सुनाऊंगा जिसमें वो सुप्रीम कोर्ट पर भयंकर टिप्पणी कर रही। लेकिन पहले बात मौजूदा विवाद की। सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच नए विवाद का चैप्टर तब खुला जब 8 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल को लेकर एक फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के राज्यपाल की तरफ से रोके गए बिलों को गलत बताया। इसी फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के लिए भी बिल को लेकर समय सीमा तय कर दी और आदेश दे दिया कि राज्यपाल की तरफ से भेजे गए बिल पर राष्ट्रपति को भी 3 महीने के भीतर फैसला लेना ही होगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राष्ट्रपति के लिए 3 महीने की टाइमलाइन सेट करने पर ही विवाद खड़ा हुआ। सवाल उठने लगे कि सुप्रीम कोर्ट अपनी संवैधानिक ताकतों से बाहर जाकर राष्ट्रपति को आदेश कैसे दे सकता है। इसे कार्यपालिका में सुप्रीम कोर्ट का दखल मानने लगे कई लोग। इस पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी सवाल उठाए। कहा था कि जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। इस मामले में बयान देते हुए निशिकांत दुबे और बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने भी बयान दिया, लेकिन इनके बयान पर विवाद हो गया। राष्ट्रपति को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा ने क्या कहा था, आपको एक बार वो भी सुनवा देता हूं। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है उसको आप निर्देश कैसे दे सकते हैं? भारत के चीफ जस्टिस का अपॉइंटमेंट भारत का राष्ट्रपति करता है। इस देश का कानून भारत का पार्लियामेंट बनाता है। उस पार्लियामेंट को आप डिक्टेट करेंगे कि राष्ट्रपति को 3 महीने के अंदर फैसला करना है? ये किस कानून में लिखा हुआ है? इसका मतलब ये है कि आप इस देश को एनार्की की तरफ ले जाना चाहते हो और एनार्की जो है इस देश में बर्दाश्त नहीं होगी। जब नया कानून आएगा, जब नया पार्लियामेंट बैठेगा, इसके ऊपर विस्तृत चर्चा होगी
और फिर से नेशनल जुडिशियल अकाउंटिंग सिस्टम जो हमने NJAC बनाया था, जिसमें कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, प्रधानमंत्री का कैसे चुनाव होगा, वो तो संविधान में लिखा हुआ है, लेकिन आपके भाई भतीजावाद के आधार पर जज का चुनाव नहीं होगा। भारत के संविधान के अनुसार कोई भी संसद को यानी राज्यसभा और लोकसभा को निर्देशित नहीं कर सकता, और क्योंकि राष्ट्रपति के दस्तखत हो चुके, राष्ट्रपति सर्वोच्च है, राष्ट्रपति को कोई चुनौती नहीं दे सकता। तो ये बातें लोगों के मन और मस्तिष्क में आती हैं, और मैं समझता हूँ कि ये लोकतंत्र के लिए भी जरूरी है कि जो श्रद्धा का अभाव जनता का माननीय न्यायालय के प्रति है वो बना रहे। इसलिए इस सारी चीज़ें जो विसंगतियाँ उठ रही हैं वो नहीं उठना चाहिए। निशिकांत दुबे ने सुप्रीम कोर्ट को लेकर जो गंभीर और कड़वी भाषा का इस्तेमाल किया, उससे सुप्रीम कोर्ट भी आहत दिख रहा है। आज 2 अलग अलग मामलों में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज ने अपनी टिप्पणी से यह जता दिया कि निशिकांत दुबे का बयान चुभने वाला है। सुप्रीम कोर्ट में बंगाल हिंसा को लेकर सुनवाई हो रही थी। याचिका में सुप्रीम कोर्ट से बंगाल हिंसा को लेकर सख्त एक्शन की मांग की गई थी। इसी तरह एक और याचिका में मांग की गई थी कि सुप्रीम कोर्ट ऑनलाइन पोर्नोग्राफिक कंटेंट को रोकने के लिए केंद्र सरकार को एक्शन लेने के लिए कहे। इस पर जस्टिस BR गवई ने कहा कि इसे कौन रोक सकता है, ये तो सरकार का काम है कि वो इसके लिए नियम बनाए। हमारी आलोचना की जाती कि हम कार्यकारी कार्यों और विधायी कार्यों में हस्तक्षेप कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जता दिया कि निशिकांत दुबे का बयान उनके कानों तक पहुंच चुका है और वो उसे यूं ही नहीं जाने दे सकते। शायद यही वजह है कि जब एक सुप्रीम कोर्ट के सामने एक याचिकाकर्ता ने यह मांग रखी कि वो निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की याचिका डालना चाहते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि आप इसे फाइल करें, इसके लिए हमारी परमिशन की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि केस चलाने के लिए आपको अटॉर्नी जनरल की मंजूरी लेनी होगी। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की लड़ाई लड़ रहे एक पक्ष के वकील ने अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन को लेटर लिखकर निशिकांत दुबे के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू करने की इजाजत मांगी है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 के अनुसार कोर्ट खुद अवमानना की कार्रवाई शुरू कर सकता है या फिर इसके लिए अटॉर्नी जनरल या सॉलिसिटर जनरल की अनुमति लेनी होती है। अगर इस मामले में निशिकांत दुबे अवमानना के दोषी पाए जाते हैं तो फिर उन्हें 6 महीने की जेल या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों की सजा हो सकती है। हालांकि ऐसे केस जिसमें पब्लिक फिगर शामिल हैं, ज्यादातर मामले माफी से निपटा दिए गए। साल 1970 में केरल के पूर्व मुख्यमंत्री EMS नंबूदिरीपाद पर सुप्रीम कोर्ट ने 50 रुपए का जुर्माना लगाया था, क्योंकि उन्होंने कह दिया था कि कोर्ट अमीरों के हक में फैसले देता है। यानी 2 बातें क्लियर है कि चाहे संसद ही क्यों ना हो, सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कुछ भी बोलने की आजादी नहीं है। अगर ऐसा करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन पर एक्शन ले सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की अवमानना पर सांसदों की सदस्यता नहीं जाती, क्योंकि उस केस में सजा 2 साल की होनी चाहिए। निशिकांत दुबे पर कानूनी एक्शन होगा या नहीं होगा, यह आगे क्लियर हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो निशिकांत दुबे का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, जिनका यह मानना है कि सुप्रीम कोर्ट कई बार दोहरा रवैया अपनाता है या फिर कोर्ट को मिली असीमित शक्तियों का दुरुपयोग होता है। जैसे बहुत से लोगों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट अपने दायरे से बाहर जाकर सरकार के फैसले में दखल देता है। सोशल मीडिया पर बहुत सारे लोग लिख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट को जजों की नियुक्ति की प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाना चाहिए, यह भी चर्चा का विषय बना हुआ है। सिर्फ जज ही जजों की नियुक्ति करेंगे, यह सिस्टम खत्म होना चाहिए। हाल ही में जब दिल्ली हाईकोर्ट के जज के घर से पैसे मिलने का मामला आया था, तब भी कई लोगों को यह लगा कि जैसे आम आदमी के घर पर कैश मिलने पर एक्शन होता है, जजों के खिलाफ वैसा एक्शन होना चाहिए। कई लोग इस बात से भी नाराज हैं कि बंगाल जैसी हिंसा के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लिया। ऐसे कई सवाल हैं जो वक्त वक्त पर सुप्रीम कोर्ट पर उठते रहे, और यह सवाल अब से नहीं, बहुत पहले से उठ रहे हैं। आपको अरुण जेटली का एक पुराना बयान सुनाता हूं। साल 2013 में सांसद के तौर पर अरुण जेटली ने यह आरोप लगाया था कि रिटायरमेंट के बाद भी जज बढ़िया जॉब और लुटियंस दिल्ली में बंगले की चाहत में, पोस्ट रिटायरमेंट की चाहत में जज प्री रिटायरमेंट जो फैसले लेते हैं वो प्रभावित होते हैं। सुनिए अरुण जेटली का पुराना बयान। Almost everyone, barring a few notable honorable men who are an exception, wants a job after retirement, and we are lavishly creating it for them. If we don't create it, they themselves create it. I think this whole temptation of continuing to occupy a Lithian's bungalow is a very serious temptation. And therefore, the desire of a post-retirement job influences pre-retirement judgments. It's a threat to the independence of judiciary. अरुण जेटली का यह बयान बड़ा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह संसद में दिया हुआ बयान, और अरुण जेटली सिर्फ सांसद नहीं थे, वो वरिष्ठ वकील थे, मतलब उस सिस्टम में काम करने वाले व्यक्ति भाई। और वो ये कह रहे थे कि भाई ये सिस्टम रुकना चाहिए, और वो कह रहे थे कि भाई
पोस्ट रिटायरमेंट की चीजों के लिए प्री रिटायरमेंट के फैसले जो है वो प्रभावित हो रहे हैं जजेस के। ये उनका आरोप। लेकिन यह समझना जरूरी है कि सवाल उठाने वाले की नीयत क्या है और सवाल उठाने की भाषा क्या है और सवाल उठाने वाला व्यक्ति किस पद पर। अगर कोई सांसद ही सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ऐसी भाषा का इस्तेमाल करेगा तो फिर देश की अहम संस्थाओं पर लोगों का विश्वास हिल जाएगा। निशिकांत दुबे की भाषा जो वो बोल रहे हैं, वो कई लोगों को लगा कि राहुल गांधी भी तो ऐसी बात करते हैं। राहुल गांधी भी विदेश जाकर कभी चुनाव आयोग पर सवाल उठाते हैं, कभी कहते हैं कि जुडिशरी बीजेपी आरएसएस के प्रेशर में काम करती है। राहुल गांधी की पार्टी अगर चुनाव में जीत जाती है तो ईवीएम ठीक नहीं तो खराब, पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो ठीक, नहीं तो भारतीय जुडिशरी दबाव में काम करती है। कई लोगों को लगता है कि निशिकांत दुबे भी जब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट को खारिज कर दे रहे हैं तो वो भी वही काम कर रहे हैं जो राहुल गांधी कर रहे हैं। और उनका ये जो बयान का हिस्सा था कि धार्मिक युद्ध सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वजह से हो रहा है, ये कई लोगों को लगा कि ये अवॉइड होना चाहिए था। इसकी वजह से बहस किसी और डायरेक्शन में चली गई, जबकि यही सुप्रीम कोर्ट, आपको याद रखना चाहिए कि जब राम मंदिर के पक्ष में फैसला देता है तो उसकी वाहवाही होने लगती है। सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाने वाले कई बार ये भूल जाते हैं कि ये वही सुप्रीम कोर्ट है जिसने लंबी सुनवाई के बाद फैसला दिया, जिसने राम मंदिर बनने का रास्ता क्लियर किया। गुजरात दंगों में नरेंद्र मोदी पर इतने आरोप लगे, लेकिन तथ्यों और सबूतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने ही नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट दी। अनुच्छेद 370 पर फैसला हो, पेगासस विवाद पर फैसला हो, राफेल डील पर फैसला हो, ट्रिपल तलाक पर फैसला हो, ये सारे सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किए। ऐसी लंबी लिस्ट है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के फैसले को परखा और उन्हें क्लीन चिट दी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की तरफ से पास कानूनों को भी संवैधानिक तौर पर परखा और क्लीन चिट दी। तो अगर फैसले पक्ष में आए तो सुप्रीम कोर्ट सही, पक्ष में ना आए तो सुप्रीम कोर्ट गलत, ये नैरेटिव राहुल गांधी चलाते हैं। यही अगर बीजेपी के लोग चलाएंगे तो फिर फर्क कहां रह गया। हां, सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंटमेंट को लेकर, कुछ और चीजों को लेकर चर्चा की जरूरत है, ये बहुत लोग मानते हैं, लेकिन भाषा संयमित होनी चाहिए, यह भी कई लोगों को लगता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार की ताकत पर छिड़ी बहस के बीच अनुच्छेद 142 की भी बड़ी चर्चा है, क्योंकि इस संविधान के इस अनुच्छेद में सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में बताया गया है। इसके मुताबिक संविधान सुप्रीम कोर्ट को कुछ जरूरी शक्तियां देता है जिससे सुप्रीम कोर्ट पूर्ण न्याय सुनिश्चित कर सके। मतलब अगर कोर्ट को लगता है कि पूर्ण न्याय नहीं हो रहा है तो वो इस अनुच्छेद का इस्तेमाल कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी मामले में आदेश दे सकता है जो कोर्ट के सामने पेंडिंग हो और कोर्ट को लगे कि पूर्ण न्याय नहीं हो पा रहा है। कोर्ट इस शक्ति का इस्तेमाल तब करता है जब मौजूदा कानून से पूर्ण न्याय न मिल पाए। हालांकि यहां यह साफ है कि अनुच्छेद 142 के तहत दिया गया सुप्रीम कोर्ट का फैसला संविधान का उल्लंघन करने वाला नहीं होना चाहिए और संविधान की मूल भावना के अनुरूप होना चाहिए। राम मंदिर के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के तहत दी गई अपनी इस शक्ति का इस्तेमाल किया था। निशिकांत दुबे के बयान को विपक्षी पार्टियां सुप्रीम कोर्ट पर हमला बता रही, जिसके जवाब में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि पहले कांग्रेस अपना अतीत देख ले। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का एक वीडियो शेयर किया जिसमें इंदिरा गांधी जुडिशरी की आलोचना कर रही, कह रही हैं कि जज इस काम को करने के लिए कॉम्पिटेंट ही नहीं है, तो मतलब एक तरीके से फिर वही सरकार चला लें। देखिए इंदिरा गांधी ने क्या कहा था। How does Mr. Shah know what is happening in the political world? What are the forces at work which want to destroy a developing economy? Is a judge competent to decide that? Then why have democracy? Why have elections? Why have political people in power? इंदिरा गांधी भी कह चुकी हैं कि सब कुछ अगर जजेस को ही करना है तो फिर चुनाव की जरूरत ही क्या है। इसलिए जो कांग्रेस पार्टी आज अचानक से उनका प्रेम जागा है सुप्रीम कोर्ट के लिए, ऐसा लग रहा है, उनको अपना इतिहास इंदिरा गांधी से लेकर अभी के राहुल गांधी तक देखना चाहिए कौन क्या बोल चुका है। इंदिरा गांधी अपने बयान में जिन जस्टिस शाह का नाम ले रही है वो जस्टिस शाह कौन थे उसके बारे में भी आपको बता दें। इंदिरा गांधी अपने बयान में जस्टिस शाह कमीशन के बारे में बोल रही हैं। जस्टिस शाह कमीशन 1977 में इमरजेंसी के दौरान किए गए संवैधानिक उल्लंघनों और हिंसा की जांच के लिए बनाया गया था। जस्टिस शाह कमीशन ने इंदिरा गांधी की कड़ी आलोचना की थी और माना था कि इमरजेंसी का गलत इस्तेमाल हुआ था और इसके लिए इंदिरा गांधी जिम्मेदार थी और इसी को लेकर इंदिरा गांधी सवाल उठा रही। हालांकि यह बहस अभी लंबी चलेगी, खत्म नहीं होने वाली, लेकिन यह बहस देश भर में हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए और सरकार को क्या।